अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। बहुत से अहम मामला तनाज़ात का शिकार हैं। ओपोजिशन जारहाना सियासत करती नजर आ रही है और इस्लामाबाद लॉकडाउन की बातें भी हो रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी पोजीशन पर कायम है और इस तनाव की कैफियत में भी आसिफ अली जरदारी अपने रिवायती और मुनफरिद अंदाज में सियासत कर रहे हैं। लहजा ठंडा है, बात मुफाहमत की कर रहे हैं और आज उनकी तकरीर से गुमान हुआ कि वो हुकूमत से मुफाहमत चाहते हैं। अब वो मुफाहमत क्या डील है और किस किस्म की वो डील चाहते हैं। और ऐसे वक्त में जब उनके अपने साथजादे बिलावल भुट्टो जरदारी टेम्परेचर को बढ़ाए हुए हैं। आज पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कौमी असम्बली में पेश हुए और उन्होंने खिताब भी किया, मगर उनका लहजा सख्त नहीं था, मुफाहमाना था। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हिसाब किताब छोड़ें, आगे बढ़ें। हर इंडस्ट्री जो है उनके इतने बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है कि अगर इतना अच्छा बजट है तो क्यों लोग रो रहे हैं? हमने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया हुआ है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ उनके पास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएटेड है, इतना खौफ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी चीज़ में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। हिसाब किताब बंद किया जाए, आगे की बात की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से तरजीहाती मामलात पर बात करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि 3-4 प्रायोरिटी पोजीशंस हैं, 3-4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं। हमें कोई इशू नहीं इस बात का, इसमें हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। और साथ बैठ के एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं और उसको इकोनॉमिक पॉलिसी को एक हमेशा के लिए ओनरशिप देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उस इकोनॉमिक पॉलिसी को हमेशा के लिए ओनरशिप देते हैं, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में तो फिर मुश्किल फ़ैसले होंगे। उन मुश्किल फ़ैसलों की ओनरशिप कैसे देगी ओपोजिशन हुकूमत के साथ, जबकि ओपोजिशन इस वक्त बजट अनाउंस होने के बाद भी और उससे पहले भी शिकायत और सियासत इस बात पर ही कर रही है कि जो हुकूमत की तरफ से कुछ अनपॉपुलर फ़ैसले किए गए हैं कीमतों में इजाफे की तरह। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बात सियासी जमातों के हाथ से निकल जाए। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी अवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर ना हम संभाल सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। जब वो हालात हुए या वो आलम हुआ जो हमें नज़र आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से भी ये बॉल निकल जाए। अब आसिफ अली जरदारी हिसाब किताब छोड़ने, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं, इकनॉमिक पॉलिसी को ओनरशिप देने की बात कर रहे हैं, हुकूमत से तरजीहाती मामलात पर बात करने के लिए आमादगी का इजहार कर रहे हैं। इस तनाव की कैफियत में जहां खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जारहाना सियासत करते नजर आ रहे हैं, वहां आसिफ अली जरदारी मिल बैठने के इशारे दे रहे हैं। दूसरी तरफ कल नवाबशाह में पीपल्स पार्टी का जलसा है, मुमकिन तौर पर वो अपनी जारहाना पॉलिसी को बिलावल भुट्टो जरदारी दोहराएंगे। जब यही बात आसिफ अली जरदारी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बिलावल की पॉलिसी जारहाना है, मेरी पॉलिसी ठंडी है। सर, कल आप जलसा करने जा रहे हैं, कोई तहरीक चलने जा रही है या किस तरह की तहरीक चलेगी? कल का जो नवाबशाह का जलसा है बिलावल भुट्टो ने पहले किया है, इसके ऊपर हम कोई तहरीक चलाएंगे? बिलावल साहब की अपनी सोच भी है, चेयरमैन भी है और नवाबशाह मेरा होम टाउन भी है, तो वहाँ लोगों को थोड़ा सा फिक्र भी है। वो चाहते हैं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होना। इनकी पॉलिसी एग्रेशन है, मेरी पॉलिसी थोड़ी ठंडी है। ये बातें, बड़ा ठंडा मिजाज। गिरफ्तारी के बाद पहली दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, अंदाज जारहाना नहीं था, मुफाहमत की बात, हुकूमत से मिल बैठने की बातें, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, इससे जरदारी साहब का रिवायती स्टाइल कहा जाए या फिर कहीं ना कहीं पूरी अपोजिशन की पॉलिसी एक तरफ है और जरदारी साहब मुफाहमत के डील के इशारे दे रहे हैं या दावत दे रहे हैं हुकूमत को? नहीं, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब रवायती तौर पर इसी सोच के हामिल हैं और हमेशा इसी तरह की ही बात करते हैं। मासवाए 1-2 दफा वो थोड़े गुस्से में आए
और उस वक्त उन्होंने बात की, वगरना उनका यही अंदाज है, चाहे निजी महफिल हो, चाहे वो तकरीर कर रहे हो, तो वो सियासत को ठंडा रखना चाहते हैं। उनकी सोच भी यही है और इसी पर अमल करते हैं। और जहां तक बिलावल की जारहाना पॉलिसी है, अभी कौन सा कोई इलेक्शन हो रहे हैं या कोई कल को कोई तहरीक नहीं चलने वाली। अपोजिशन अब भी देखें इस पोजीशन में तो है कि वो प्रोटेक्शन आर्डर उन्होंने जारी करवा लिए हैं और पहले शहबाज शरीफ साहब के भी जारी हो गए, तो हुकूमत बिल्कुल मनमानी नहीं कर सकती। और इसी तरह जो टैक्सों का मामला है, इसमें भी मुकम्मल मनमानी हुकूमत नहीं कर सकेगी। उन्हें अपोजिशन को कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा और तभी मुल्क के लिए भी बेहतर है। लेजिस्लेशन भी तभी होगी अगर हुकूमत ने कोई नई पॉलिसियां बनानी है, तब भी उनके लिए जरूरी है कि अपोजिशन के साथ माहौल को थोड़ा ठंडा करें। अब सबको जेल भेज दिया, जो एहतसाब का जो नारा था वो इख्तिताम को पहुंचा, सब का एहतसाब हो गया। अब तो सवाल यह है कि इस एहतसाब के बाद हुकूमत क्या करती है, वो देखने वाला है। और ये बड़ी एक ऑलिव ब्रांच जो शहबाज शरीफ साहब भी लहराते रहे हैं और जरदारी साहब भी लहरा रहे हैं कि इकॉनमी में पे हमारे से बात कर लें, आप कोई मिसाके मुईशत कर लें, ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। और इसमें मगर आपको लगता है इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत को जानते हुए कि वो किसी भी तरीके से मिल बैठने के लिए राजी होंगे, जबकि ओपोजिशन खुद ऑफर कर रही है कि इन मामलात पर हम आपको ओनरशिप देने को तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल प्रैक्टिकली उनको उनका कारकर्दगी देखते हुए, उनका रवैया देखते हुए कि इमरान खान या पीटीआई इस पे तैयार होंगे। लेकिन फिर भी कोई अकल की बात अगर की जाए तो उसको सुनना तो चाहिए कि फायदा है इसमें पीटीआई का, कि वो एक हो सकता है कि उन्हें वक्ती सियासी झटका लगे, लेकिन लेजिस्लेशन कैसे करेंगे, किस तरह से ऐसी मईशत को चलाएंगे जिसकी अपोजिशन, जिसकी सिर्फ 7 सीटें कम हैं, वो बैठी होगी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर अपोजिशन की मेजॉरिटी होगी। तो ये लॉजिक की बात है, अकल की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मगर साथ में आप समझते हैं कि ऑपोजिशन का आपस में ट्रस्ट होगा, क्योंकि जरदारी साहब की एक माजी करीब की हिस्ट्री है, तारीख है, जिसमें उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बलूचिस्तान में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था, संजानी साहब को चेयरमैन सेनेट भी बनवा दिया था। उस वक्त नून लीग कहती थी जब हमसे निपटेंगे तो आपकी तरफ आएंगे, आ गए उनकी तरफ। आपको लगता है जरदारी साहब कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या नून लीग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इनका आपस में ट्रस्ट है? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं है ट्रस्ट, और माजी में ये दोनों ये साबित करते रहे हैं कि जिसको मौका मिला है उसने उस ट्रस्ट को तोड़ा है। जरदारी साहब ने भी बलूचिस्तान के इशू पे तोड़ा, नवाज शरीफ साहब की मीटिंग तय थी जरदारी साहब से, वो उस मीटिंग में नहीं गए। और माजी में बेशुमार इनकी ये इस तरह का ट्रस्ट तोड़ना है जिसकी वजह से पीटीआई को मौका मिला, पीटीआई आगे आई और पीटीआई ने जो नारा लगाया कि ये आपस में मिले हुए हैं, तो वो लोगों को इसलिए भी अच्छा लगा कि ये किसी एक मकसद के ऊपर खड़े नहीं होते। जहां इक्तदार के लिए इनको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर इनको पहले अगर ये चाहते हैं कि कोई अपोजिशन जॉइंट बनाएं, तो इस तासुर को खत्म करना होगा कि जब इनको इक्तदार नजर आता है तो ये फिर सब अपने मुआहदे भूल के उधर चल पड़ते हैं और फिर किसी असूल की परवाह नहीं करते। इसलिए मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की भी अपनी गलतियां हैं जो आज ये यहाँ पर खड़े हैं, और हुकूमत पे दर पे ऐसी गलतियां कर रही हैं कि वो कल अपोजिशन की जगह खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई मौजूद थे। अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन को तो बजट पर एतराज़ात हैं, मगर खुद हुकूमती अराकीन भी बजट से मुतमईन नहीं। आज हुकूमती सफ़ों से बजट पर तनकीद हुई, गरीब आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा हुआ। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज अपनी ही हुकूमत के बजट पर कुछ एतराज़ात उठाए और अपनी तजावीज़ पेश कर दी। असद उमर ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए कहा कि चीनी, तेल और घी पर टैक्स की तजवीज़ वापस ली जाए, छोटी गाड़ियों पर भी FED की तजवीज़ पर गौर किया जाए। जो मुतवस्सित तबका है, गरीब को भी प्रोटेक्ट करना है, जो मुतवस्सित तबका है उसका भी हमने करना है। कुछ इकदामात हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल में इसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। खाने पकाने का जो तेल है
खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। और ये चीनी और खुर्दनी तेल, घी के जो ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, इसकी आप टोटल मद आप उठा के देख लें तो वो ना होने के बराबर है, वो कुछ भी रकम नहीं बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हफीज शेख साहब से कि जब वाइंडिंग अप करें तो इसके अंदर जो है जरूर इसको रिकंसिडर करें। ऑल्टो के ऊपर भी हमने FED बढ़ा दी है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुतवस्सित तबका भी है, वो भी एक मुश्किल से गुजर रहा है। मेरे ख्याल में इस कदम को भी दोबारा इसकी नजरसानी करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद वज़ीर आज़म को भी याद दिलाया कि वज़ीर आज़म तो खुद गरीब तबके के हवाले से बात करते हैं, और ख़ास तौर से जो चीनी का मामला है उस पर भी असद उमर ने बड़ा तफसील से बात की। जो चीनी है वो चाहे नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ की, जो शुगर मिल के मालिकान हैं उनका फ़ायदा ही होता है। असद उमर ने इस पर भी बात की। ज़रा जिन मामलात को उन्होंने हाईलाइट किया उस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बात हो रही थी कि आज हुकूमती सफ़ों से बजट पर एतराज़ात उठाए गए। असद उमर ने गरीब आदमी को रिलीफ देने की बात की, मुख्तलिफ जो टैक्सेस लगाए गए हैं उस पर रिलीफ की बात की। साथ ही चीनी पर टैक्स पर भी उन्होंने सिर्फ एतराज़ नहीं किया बल्कि उन्होंने मुसलसल चीनी की कीमतों में इजाफे पर भी तनकीद की और तहकीकात का मुतालबा किया। चीनी उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे पता है, अपने तजुर्बे से मुझे पता है कि यकीनन जो ECC की मीटिंग्स होंगी, काबीना की मीटिंग होंगी, शेख रशीद ने ज़रूर ये, और किसी ने उठाया ना हो, शेख रशीद ने ज़रूर ये मामला चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका उठाया होगा। लेकिन उसके ऊपर जब पहली कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अंदर टैक्स का इजाफा करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। पहले ही कीमतें बढ़ रही हैं, फिर टैक्स का इजाफा क्यों किया गया है? हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश करते हुए चीनी पर सेल्स टैक्स को 8% से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ दी थी, जिससे चीनी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो का इजाफा होगा। असद उमर का एतराज़ है कि चीनी की कीमत तो मुसलसल इजाफे का शिकार है, फिर नया टैक्स क्यों लगाया गया? 6 माह पहले तक चीनी की कीमत 47 रुपये फ़ी किलो थी, फिर मार्च के आखिर तक यह कीमत 58 रुपये हुई, फिर मई में चीनी की कीमत 65 रुपये हो गई और अब बढ़कर 68 रुपये हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान चीनी की पैदावार के हवाले से नवा बड़ा मुल्क है और एक अंदाजे के मुताबिक चीनी की सालाना पैदावार 65 लाख टन है, जबकि मुल्क में चीनी की खपत सिर्फ 47 लाख टन तक है। इस लिहाज से लाखों टन चीनी ज़रूरत के अलावा मौजूद होती है। शुगर मिल मालिकान जानबूझकर मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार करते हैं और फिर हुकूमत से चीनी की एक्सपोर्ट के नाम पर सब्सिडी लेते हैं, जबकि आलमी मार्केट में चीनी की कीमत कम होती है। इसलिए हुकूमत से फ़ी किलो चीनी की कीमत पर शुगर मिल मालिकान को सब्सिडी दी जाती है, फिर एक्सपोर्ट भी और मकामी मार्केट में कीमत भी बढ़ा दी जाती है। इस वक्त भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। शुगर मिल मालिकान को इतनी सहूलत क्यों फराहम की जाती है? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से, शुगर मिल इंडस्ट्री से बड़े बड़े सियासी नाम, सियासी ख़ानदान जुड़े हुए हैं और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कारोबारी ख़ानदान हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में, चीनी की इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज नहीं हैं। निशाद ग्रुप हो, इसके अलावा लकी ग्रुप हो, दाऊद ग्रुप हो, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं। इसके अलावा बड़े ग्रुप्स हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं है। महज सियासी ख़ानदान ज़्यादातर या उनके दोस्त ही शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आसिफ अली जरदारी की शुगर मिल है, शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल है, तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन की भी शुगर मिल है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा लोगों की शुगर मिलें हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों में इनमें से कोई ना कोई रहता है और शुगर मिल मालिकान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इनके उस रसूख के बाइस गन्ना सबसे बड़ी नकद फसल समझी जाती है। किसान को यह तसल्ली रहती है कि ज़्यादातर शुगर मिल्स मालिकान सियासतदान हैं, सियासतदानों के रिश्तेदार हैं या सियासी असर रसूख रखते हैं। इसलिए ना तो मार्केट में चीनी की कीमत का वो हाल होने देंगे जिससे शुगर मिल्स मालिकान का अपना नुकसान होगा, तो इसलिए काश्तकारों को भी पैसे मिल जाएंगे। और अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत कम हो भी जाए तो भी ये शुगर मिल मालिकान अपने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके चीनी की पाकिस्तान में दरामद होने नहीं देंगे। अगर गन्ने की फसल अच्छी हो गई, मकामी खपत से ज़्यादा चीनी पैदा हो गई, तो ये हुकूमत से इस इजाफी चीनी को बरामद करने की इजाज़त भी ले लेंगे और साथ ही उस पर सब्सिडी भी ले लेंगे और फिर मकामी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होने के बावजूद चीनी की कीमत में को आसमान पर भी पहुंचा देंगे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, इनके खिलाफ कोई तहकीकात भी नहीं होगी। ऐसा माजी में होता रहा है, हो चुका है, अब फिर कीमतें बढ़ी हुई हैं। असद उमर कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। माजी में शुगर मिल मालिकान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास चीनी ज़्यादा है, अगर वो बिकेगी नहीं तो वो काश्तकारों को पैसा अदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए बरामद की इजाज़त दी जाए। फिर हुकूमत ने इजाज़त दी। साथ ही हुकूमत से कहा गया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत पाकिस्तान से कम है,
इसलिए हुकूमत सब्सिडी भी दे, यानी बरामद की इजाज़त भी दे, सब्सिडी भी दे। अरबों रुपए की सब्सिडी भी दे दी गई। फिर हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी तो मकामी मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ा दी गई। ये फ़ायदा भी शुगर मिल मालिकान को हुआ। इसके अलावा गन्ने की फसल के लिए सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। गन्ने की फसल से हमारे मुल्क में सिर्फ चीनी बनती है और ये ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान में कपास की पैदावार पर उसका बुरा असर पड़ा है। कॉटन बेल्ट पर अब गन्ना उगता है। मसला यह है कि जनूबी पंजाब और दीगर इलाके जहाँ पर कपास काश्त की जा सकती है, वहाँ भी काश्तकार अब गन्ने की फसल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सियासतदानों ने शुगर मिल्स बनाई हुई हैं। कपास जो कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहम है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 10 अरब डॉलर से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स हैं, मगर पाकिस्तान को सालाना 2-2.5 अरब डॉलर की कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तान जो कभी खाम कपास बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क हुआ करता था, अब वो कपास दरामद करता है। गन्ना ज़्यादा बनता है क्योंकि गन्ना ज़्यादा उगता है, फिर चीनी ज़्यादा बनती है और फिर वही होता है जो साइकिल हमने आपको बताया है। सियासी असर की वजह से हुकूमत बार बार इन्हें मराद देती है, हर हुकूमत देती है। तहरीक इंसाफ भी इस वक्त तहकीकात करेगी, ये देखना होगा। इनकी तरफ से भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि बड़े बड़े लोगों की शुगर मिले हैं। 2017 में उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के सामने भी हम ये बात रख चुके हैं, फिर बार बार इंटरव्यूज़ में रख चुके हैं कि अगर आपने पाकिस्तान की बरामदात बढ़ानी है तो कपास को ज़्यादा उसकी पैदावार होनी चाहिए ताकि वैल्यू एडिशन पे भी फिर लोग इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इसके कि कॉटन को हम इंपोर्ट कर रहे हों, उस बेल्ट पर गन्ना लग जाता है। इस हवाले से कुछ करें, देखें हम क्या कहते हैं। जब मैं एक और नंबर आपका देख रहा था और इकोनॉमिक सर्वे से मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें जो मेजर ग्रोथ एरियाज हैं, शुगर केन डबल डिजिट ग्रोथ है, मुसलसल ग्रो कर रहा है शुगर केन की प्रोडक्शन। और जब आप चीनी का आउटपुट देखें, इंडस्ट्रियल साइड पे जाऊं, ये तो एग्रीकल्चर हो गया, चीनी का आउटपुट 30%, 29.3% का इजाफा है, जबकि जो कॉटन यार्न है जो हमने एक्सपोर्ट करना होता है उसमें सिर्फ 0.78% का इजाफा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत इंसेंटिवाइज कर रही है, गन्ना पैदा करो फिर चीनी पैदा करो, एक्सपोर्ट का भी उनको मिल जाता है। तो कॉटन की तरफ आप लेके जाएंगे, फिर यॉन की तरफ आप लेके जाएंगे और फिर यॉन ना एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एडेड करें, गारमेंट्स बनाएं बांग्लादेश की तरफ, उस पर भी आप ही लेके जाएंगे ना, इंसेंटिवाइज तो आप करेंगे। शाहजेब साहब आपने बिल्कुल सोल्यूशन, यू हैव हिट, क्या कहते हैं, हिट ऑन द हेड नेल को। ये बिल्कुल यही है कि हमें वैल्यू एडिशन की तरफ एज ए कॉम जाना और एज ए कंट्री जाना पड़ेगा। हमें नए एरिया जो कि आज हमने पैकेज दिया आईटी इंडस्ट्री में जहाँ स्कोप है उसको हमें करना पड़ेगा। 1 मिलियन के करीब फ्री लांसर तैयार किए जा रहे हैं और हमें नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। अगर हमारा इस वक्त तो ग्रे एरिया है वो एक्सपोर्ट्स की फॉल है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि हम इस वक्त करीबन 7% ऑफ जीडीपी, हमारा जीडीपी का साइज अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा $300 बिलियन से क्रॉस कर गया है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेड है $21.9 बिलियन के करीब इस साल के आखिर में। ये बड़े बड़े दावे ज़रूर हो गए मगर इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। हमने ये सवाल हुकूमतों से नहीं उठाया, खुद शुगर मिल मालिकान से भी उठाया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स उस वक्त के जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, जावेद कियानी साहब हमारे सामने थे, तो शो में आए तो हमने उनके सामने भी सारे सवाल रखे। आपकी एक्सपोर्ट का फायदा क्या है? आप एक्सपोर्ट करते हैं $150-200 मिलियन की, उसकी वजह से इंपैक्ट ये आता है कि जो कपास जहां उगनी चाहिए वहां पर काश्तकार आसानी की वजह से, सियासतदान इन्वॉल्व है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है, वो गन्ना उगाता है। रहीम यार खान में तो सिरे से शुगर वाइप आउट हो गई है। $1.5-2 अरब की आपकी $150 मिलियन के चक्कर में हम कॉटन इंपोर्ट करें, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना हो, वो मामला ठीक ना हो, तो फायदा क्या है इसको पाकिस्तान का कि हम शुगर अदा करेंगे जी, बड़ा अच्छी जबरदस्त शुगर केन की क्रॉप हुई है और शुगर सरप्लस हुई है और वो एक्सपोर्ट होगी, क्या फायदा? अच्छा जी, देखें बात यह है कि आप फिर अगर यहाँ पे चाहते हैं कि इंडस्ट्री अगर बंद हो जाए तो आप फिर कोई उसकी चीनी इंपोर्ट कर लीजिए। $3 बिलियन आपको चाहिए चीनी इंपोर्ट करने के लिए, आप अपने अवाम को $3 बिलियन आपको चाहिए, आप फिर नया IMF से नया कर्जा लें और जाके चीनी इंपोर्ट करें। और सब बंद करने की कोई बात नहीं कर रहा, बात ये हो रही है कि जब आप जितनी पाकिस्तान की डिमांड है उतनी आप चीनी पैदा करते हैं। सियासी इन्फ्लुएंस में शुगर मिलों की तादाद डबल हो गई, शुगर मिलर्स की कैपेसिटी डबल हो गई। तरीन साहब जब मिनिस्टर थे, तरीन साहब अपनी कैपेसिटी बढ़ा बढ़ा के 60,000 टन तक ले गए। 2006 में उन्होंने नई मिलों पर पाबंदी लगा दी ताकि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। शरीफ खानदान अगर हुकूमत में आया है तो वो रिलोकेट करना चाहते हैं और मनूवर करना चाहते हैं। सिंध में जरदारी साहब और उनके दोस्तों का जो हाल है, तो एक ऐसे पूरे सिनेरियो में 2015-2016 में आपने गवर्नमेंट से इजाजत ली, उन्होंने आपको इजाजत दी कि आप 8.5 लाख टन एक्सपोर्ट करें और सरप्लस थी, सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। तो उस वक्त आपको 13 रुपए फी किलोग्राम यानी 6.5 अरब रुपए की हुकूमत ने सब्सिडी दी, वो आपकी जेब में गया। और आपने जो डोमेस्टिक प्राइस थी उसके बावजूद वो 50 रुपए से 65 रुपए कर दी। यानी पहले हुकूमत से कहा
कहा कि बहुत ज्यादा चीनी हो गई, एक्सपोर्ट करने दें। हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने दी, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम थी, आपको सब्सिडी भी दी, और आपने फिर सप्लाई कम करके और डिमांड बढ़ा के डोमेस्टिक मार्केट में भी ज्यादा कर दी। ये तो करते हैं सर। देखें बात यह है कि ये सारी बातें जो है ना, ये मिसपरसेप्शन है। ये आप इसको प्लीज़ अप्रिशिएट करने की कोशिश करें कि जितनी भी अदायगी होती है, रिबेट हमने ली, हमें तो गन्ने की कीमत हमारी पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने तो गवर्नमेंट से जो रिबेट ली, हमने तो गन्ने वालों की अदायगी की। गन्ने वालों की अदायगी की तो फसल यहाँ पे बम्पर हुई, जिस फसल बम्पर की वजह से हम वी आर ओब्लाइज्ड टू क्रश द एंटायर शुगर क्रॉप। तो अब हमने जो सरप्लस बना है उसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है। वो अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो ग्रोअर की पेमेंट नहीं हो सकती। मतलब किसी इंडस्ट्री को क्यों आपने सरप्लस क्रिएट करना है? गन्ना इतना पानी पी जाता है, दूसरी फसलों को उससे नुकसान होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं। जितनी पाकिस्तान की डिमांड थी उस हिसाब से आप एक्सपेंड करते, क्योंकि वो सियासतदान जो इन्फ्लुएंस में थे उन्होंने इतनी सारी एक्सपेंशन करा दी है। जहांगीर खान तरीन साहब ने इतनी एक्सपेंशन की है जब वो मुशर्रफ साहब की काबीना में मौजूद थे। जरदारी साहब ने, उनके दोस्तों ने सिंध में इतनी ज्यादा एक्सपेंशन की है। शरीफ खानदान की तरफ से वो रिलोकेशन और एक्सपेंशन के इतने सारे मामलात हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको देखनी चाहिए थी ना, कि आप इंपोर्ट करने की मैं नहीं बात कर रहा। जब सियासी इन्फ्लुएंस था तो एक्सपेंशन इतनी क्यों की है? मुल्क का मफाद भी देखते साथ में, अपने फायदे के साथ साथ। अंडर कल्टीवेशन बड़ा है, जिम्मेदार तो उसी क्रॉप में ही जाएंगे ना जो रेम्यूनरेटिव क्रॉप है, जिसमें उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उसी को ही वो जिम्मेदार फसल लगाएंगे ना जी। अगर आप अगर कॉटन में या उसको राइस में या अगर वीट में या जिसमें ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, जिम्मेदार तो उसमें फसल में जाएगा। मतलब जमींदार इसलिए जाएगा ना, जमींदार को नजर आ रहा है कि उसको आसानी है और ये सारा का सारा मामला है। जमींदार दूसरी फसल में क्यों जाएगा? 6% आपकी इतनी सारी नुकसान पहुंचा के दूसरी इंडस्ट्री को आपका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आपकी वैल्यू एडिशन क्या है? गन्ने से आप चीनी बनाते हैं, इसके अलावा कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। टेक्सटाइल में अगर कॉटन उगेगी, मुल्क को फायदा होगा, एक पूरी सप्लाई चेन है, वैल्यू एडिशन होती है। आपकी इंडस्ट्री को बंद करने की बात नहीं हो रही है, मगर आपकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री को बंद ना करने की बात हो रही है। सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ है पाकिस्तान में। नहीं तो आप फिर इसको मुल्क में बंद करवा देना जी इंडस्ट्री को। आप फिर बंद करवा दें इसको, इंडस्ट्री को। आप यहाँ पे कह दें कि जी शुगर मिलें हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, और आप जो है गन्ने वालों को जो जिम्मेदार हैं उनको कोई और फसल दे दें जो ज़्यादा रेम्यूनरेटिव है, और चीनी बाहर से इम्पोर्ट कर लें फिर आप। मगर हुआ कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, शुगर मिल मालिकान वही साइकिल रिपीट करते हैं। अब एक दफ़ा फिर हो रहा है, और ख़ुद हुकूमत के इस वक्त जो अहम रुकन हैं असद उमर, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी तहकीकात करें, ये कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। माजी में तो कुछ हुआ नहीं शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़, या कोई ऐसी तहकीकात का कोई मंतकी अंजाम नहीं हुआ, अब कैसे होगा? असद उमर ने तो डिमांड कर दी है। हमारे साथ कमोडिटीज़ एक्सपर्ट शम्सुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। इस्लाम खान साहब बहुत शुक्रिया। मेरे मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं, उनकी कीमतें बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं। ये चीनी के मामले को देखा जाए सियासी तनाजुर में कि शरीफों की, तरीनों की, जरदारियों की, सबकी मिले हैं, तो इसलिए कुछ होता नहीं है। अपनी मर्जी से कोल्यूड भी करते हैं, स्पेकुलेट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करा लेते हैं, प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं। या मामला जेन्युइन है इस वक्त इसकी प्राइस मूवमेंट? देखिए, हुकूमत को इसका मैकेनिज्म को सही करना चाहिए। ये शुगर जो कमोडिटी है, ये एक आम आदमी की कमोडिटी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल कमोडिटी है। और इसका अगर देखें बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो 60 से ये एक पॉलिटिकल क्रॉप बनी हुई है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि चंद वो हर वो गवर्नमेंट को चाहे किसी भी उस पर आती है, उसका कोई ना कोई स्टेक होल्डर इसके अंदर होता है, और वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है। और उसकी वजह से ही जैसे आप देखेंगे जी, आपको रिसेंटली ये हुआ था कि जी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी क्वांटिटी अलाउ की गई है, जबकि इस प्रोडक्शन सीजन के अंदर एक भी दाना एक्सपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि चीनी, हमारी पाकिस्तान की चीनी जो है, उसको जो मार्केट में जो सट्टा खेलते हैं, जो सट्टा जो है उनकी ईमा पे ही होता है, जो शुगर मिल्स वाले होते हैं उनके ब्रोकर्स मिले होते हैं, और फिर उसके बाद वो सट्टा चलता है। तो उस मार्केट को डेली की बेसिस के ऊपर, बल्कि दिन में कई दफ़ा प्राइसेस को ऊपर नीचे लाया जाता है। और इस मैकेनिज्म में एक ये भी बेनिफिशरी ये भी होती है कि मिल्स भी होती हैं कि एक तरफ जब शुगर की कीमत बढ़ती है तो उनको बहुत नफ़ा हो जाता है, और साथ ही जब वो कीमत कम होती है सट्टा बाजार में, तो वो अपनी रिवर्स बाइंग करके वो डीओपी परचेज कर रहे होते हैं। कि चीनी जो है, अगर आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि एक मिल की कैपेसिटी 5000 टन की है, तो वो बाज़ औकात जब होता है तो 15000 टन तक चीनी बेच जाता है, क्योंकि डिलीवरी ऑर्डर के ऊपर उसको चीनी तो किसी को डिलीवर नहीं करनी, सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़र जो है वो चीनी डिलीवरी लेते हैं। बाकी जो इसमें सट्टा खेल रहे होते हैं वो चीनी के डीओ वहीं पड़े रहते हैं, उन मिलों के अंदर ही रहते हैं, और उसके ऊपर उनको बैंकों से वो रिफाइनेंस भी मिल ओनर ले रहे होते हैं। तो एक तरह से इनका यह है कि स्टेट बैंक
बैंक उनको एक अच्छी फाइनेंसिंग करता है कम लागत के ऊपर कि शुगर केन ग्रोअर के से चीना गन्ना खरीदें और उसके बाद फिर वो चीनी जो बेच दी हुई है इन्होंने मार्केट में उन सट्टेबाजों को, वो चीनी वहीं पड़ी हुई है, उसके ऊपर फिर बैंक से फाइनेंस भी ले लिया जाता है। तो इसमें तो चीनी में तो कहते हैं कि जी आपकी 10 उंगलियां घी में है, 10 उंगलियां घी में हैं। वैसे उमर भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ खड़ा हूँगा। देखते हैं कि ये जो माफिया है इसके खिलाफ वो क्या कार्रवाई करते हैं। कीमतें बढ़ी हुई हैं, मुतालबा असद उमर की तरफ से आ रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद आमपुर में बात करेंगे। ये तासुर था कि भारतीय इंतखाबात के बाद पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, मगर नरेंद्र मोदी को वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाए 21 रोज हो गए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही, मगर मामला अभी आगे बढ़ता भी नहीं नजर आ रहा। दोनों के दरमियान जंगी माहौल तो नहीं है, मगर एतमाद के फुकदान बरकरार है। पहले ज़राए से खबर आई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ख़त का जवाब आया है। ज़राए के मुताबिक ख़त में बड़ी मस्बत बातें थी। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का मस्बत जवाब आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे मुज़ाकरात की बात की गई, लेकिन भारत की जानिब से मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की गई और भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ख़त का जवाब सिफारती रिवायात के तहत दिया है, मगर वो जवाब सिफारती रिवायत है। इसमें मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने से मुतालिक कोई बात नहीं थी। भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खतूत से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक क़यादत का अपने हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देना सिफारती रिवायत है। पाक भारत ताल्लुकात पर आगे बढ़ने से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। टकराव की बजाय ताउन की जानिब जाना होगा अगर मसाइल को हल करना है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तो एक बहुत ही मस्बत बात रही है पाकिस्तानी हुकूमत की कि हमने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर आपका किरदार हो या फिर वज़ीर आज़म का, आप समझते हैं कि कोई बर्फ़ पिघल रही है या नहीं पिघली, और ख़त में क्या क्या ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मस्बत हुआ जाए? देखिए, ये एक खत था जो वज़ीर आज़म ने लिखा था बीजेपी की कामयाबी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कामयाबी पर, और मैंने खत लिखा था जब नए वज़ीर ख़ारजा तैनात हुए उनको मुबारकबाद। ये एक रिवायत है। जब मैं मना था, प्राइम मिनिस्टर साहब जब इलेक्ट हुए थे तो खतूत भी आए थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई थी, तो हमने भी हस्बे रिवायत उसी खैर सगाली का मुजाहरा किया। उसका उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए, इस जवाब का मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये नतीजा अखज़ कर लेना कि जी बिल्कुल भारत ने मेज पर बैठ के गुफ्तगू की पेशकश कर दी है, वो दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं थी। और मैंने कुछ दोस्तों से कहा, नुमाइंदगान से, कि भैया इस उजलत में ऐसे नताइज पे मत पहुंचिए। मुझे जो माहौल दिखाई दे रहा है, जो मैंने बिश्केक में देखा, उसमें मुझे वाज़े दिखाई दिया कि अभी भारत ज़हनी तौर पर और भारतीय हुकूमत ज़हनी तौर पर इलेक्शन की फिजा से बाहर नहीं आई। उन्होंने इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली थी और वो समझते हैं कि उस एक्सट्रीम पोजीशन की वजह से उनको जो एक्सट्रीम राइट हिंदुत्व का वोट है वो उन्हें मिला। आज फिल फॉर वो किस तरह अपना गेयर तब्दील करके और पाकिस्तान के साथ बैठे हुए दिखाई दे, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, जो सेंसिबल एलिमेंट है भारत में, वो समझता है कि गुफ्तो शरीद के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे मौजूदा भारतीय क़यादत उसके लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही। ये बताइएगा बिश्केक में ऐसा क्या था, लाइक उनका जो आपको लग रहा था कि अपने, क्योंकि वहाँ का भी मीडिया फॉलो कर रहा था, कि वो अवॉइड कर रहे थे चीज़ों को, या आपको एक एरोगेंस नज़र आई उनके नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से या उनके का जो डेलीगेशन था उसकी तरफ से? क्या ऐसा था जिसकी वजह से आप इस नतीजे पर पहुँचे? देखिए, वज़ीर ख़ारजा तो उनके थे नहीं वहाँ। जो
वजीर आजम थे। मैं एरोगेंस का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे ये वाजे दिखाई दिया कि वो लाताल्लुक दिखाई दे रहे थे और वो मतलब हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, मतलब कोई कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना, बात करना, मुझे लग रहा था कि उनमें वो बोझ तले दिखाई दे रहे थे। मुझे ये महसूस हो रहा था। अच्छा, पाकिस्तान की ऑफर बरकरार है क्योंकि जब से वजीर आज़म बने हैं इमरान खान साहब, उनका एक मौक़िफ़ रहा है और वो मुज़ाकरात और अमन की बात मुसलसल कर रहे हैं। भारत की तरफ से जो भी रवैया हो, जो कि एक बड़ी मस्बत बात है, तो पाकिस्तान अपनी इस ऑफर पर अभी भी कायम है। देखिए, पाकिस्तान समझता है कि अगर इस खित्ते ने तरक्की करनी है, अगर हमने गुर्बत का मुकाबला करना है, जहालत का मुकाबला करना है, माशी तरक्की करनी है, बेरोजगारी से जान छुड़ानी है, तो उसके लिए अमन दरकार है। अमन कैसे होगा? अमन तो गुफ्तगू से होता है, लेकिन ताली तो हाथों से बजती है। पाकिस्तान का मौकिफ दुनिया के सामने आ चुका। पाकिस्तान का मौकिफ हर जी शऊर तबके ने, फर्द ने समझ लिया है और अब हमें मजीद कहने की जरूरत नहीं है। जब भारत तैयार होगा, हमें तैयार पाएगा, और अगर वो फरार अख्तियार करना चाहते हैं तो हम भी खुददारी से और वकार से काम चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। शमीउद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद। मौक़िफ़ पाकिस्तान का रहा है अमन के हवाले से, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, उस पर ही वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत कायम रहेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 माह के दौरान दूसरी बार मुस्तरद कर दी है और नैब की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुना दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने से मुतालिक मुख्तलिफ फैसला सुना दिया। लेकिन इससे पहले तवील अदालती कार्रवाई हुई, जिसके दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने न सिर्फ गैर मुल्की डॉक्टर्स की रिपोर्ट पेश की, बल्कि जमानत देने के मामले पर परवेज मुशर्रफ और डॉक्टर आसिम के केसेस के हवाले भी दिए। समाअत के आगाज़ पर ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई। उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ को ऐसे डॉक्टरों से इलाज की तजवीज़ दी गई है जो पेचीदा बीमारियों के माहिर हों। नवाज शरीफ के दिल की 24 घंटे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और इसके साथ शुगर लेवल की निगरानी भी ज़रूरी है। शरियानों में बंदिश की वजह से उन्हें किसी भी वक्त हार्ट अटैक का खतरा है। 6 हफ्ते की सजा मौतली के दौरान नवाज शरीफ के टेस्ट हुए थे। डॉक्टरों ने लिखा है कि कौन सी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कौन सी बीमारी का यहाँ इलाज मुमकिन नहीं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर बात यह है कि इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में भी बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। इन रिमार्क्स पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि नवाज शरीफ का मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने ऐसा लिखा है। एक गैर मुल्की डॉक्टर ने 13 बीमारियों की निशानदेही की है। डॉक्टर के मुताबिक ये बीमारियां जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये तो गैर मुल्की डॉक्टर्स की सिर्फ राय है, यहाँ पर मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल मुआयना किया है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद रिपोर्ट तैयार की है, वो ज़्यादा पुरअसर है। इन रिमार्क्स पर ख्वाजा हारिस ने दिलचस्प दलाइल दिए और नवाज शरीफ के इलाज के मामले पर पुरानी गाड़ियों और पाक भारत मैच के जरिए अपने मौक़िफ़ वाज़ेह करने की कोशिश की। ख्वाजा हारिस का कहना था कि पुरानी गाड़ी तब तक ठीक नहीं होती जब तक वर्कशॉप ना जाए, और जब पुरानी गाड़ी वर्कशॉप जाती है तो सब कुछ तब्दील हो जाता है। उन्होंने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि पाकिस्तान का मैच इंडिया से होता है तो प्रेशर होता है, और जब किसी और टीम से मैच होता है तो खुलकर खेलते हैं। जज्बात का भी असर होता है, जैसे पाक भारत मैच में हमारे जज्बात में फ़र्क होता है। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ का जहनी तनाव बहुत ज़्यादा है। कुलसूम नवाज की वफात और जेल में इंतकाल की इतला ने जहनी तनाव बढ़ाया। इन दलाइल पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जेल में कोई भी हो, जहनी तनाव तो हो सकता है। इस बात का कोई झगड़ा नहीं कि नवाज शरीफ मर्ज में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में भी काबिल डॉक्टर्स हैं जो बाहर भी जाते हैं। इस मौके पर ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की ज़मानत के लिए परवेज मुशर्रफ और डॉक्टर आसिम के भी हवाले दिए। मुसलसल उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, मगर जजेस को वो कन्विंस नहीं कर पाए। अब ये बड़ा अहम मामला है कि कन्विंस कर रहे थे कि उन्हें ज़मानत दी जाए क्योंकि वो बीमार हैं। जो एवनफील्ड का केस था उसमें मेरिट पर गुफ्तगू हुई थी और उस पर जजमेंट की सस्पेंशन हुई और उसके बाद उनको ज़मानत हुई थी। अब मुसलसल बीमारी के ऊपर जो कोशिश नून लीग की है कि उन्हें ज़मानत मिले, वो नाकाम हो गई है। हमारे साथ इरफान कादरी साहब मौजूद हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल, साबिक़ प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। इरफान कादरी साहब बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि मेरिट पर और कानून के मुताबिक मुश्किल है कि उन्हें ये ज़मानत मिलती, जो केस के मेरिट हैं जिस तरह के एवनफील्ड में हुआ उस पर फोकस हो तो बेहतर है, या फिर ज़मानत बनती थी आपके ख्याल में?
ये असल में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो बहुत सारी इन्होंने रिपोर्ट्स लगाई थी। उससे पहले आपको याद है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और मेडिकल ग्राउंड्स पे इन्होंने सस्पेंशन सीख की थी, लेकिन इनको ज़मानत नहीं मिल सकी उस वक्त। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत सारी ये रिपोर्ट्स आईं तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉशन एक्सरसाइज किया और उन्होंने तकरीबन बेल तो इनको डिनाई कर ही दी, लेकिन पहली दफ़ा एक नया रास्ता निकाला और उन्होंने लिमिटेड बेल दी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कहीं खुदा ना खास्ता मियाँ साहब की तबीयत बिगड़ ना जाए और सारी बात सुप्रीम कोर्ट पे आ जाए। तो एक्सट्रीम कॉशन एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने इनको गालिबन चंद हफ्तों की जब बेल दी, तो उसके बाद जब वो बिल्कुल ठीक रहे और कोई ऐसी ख़तरे वाली चीज़ नहीं थी जिससे कि लगे कि उनको को बहुत कोई बीमारी ऐसी है जो कि जिसमें कि फौरी को ख़तरा है, तो इस तरह से कोई इमिनेंट ख़तरा है उनकी सेहत को, तो जब वो सेटिस्फाई कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्होंने उसमें तस्दीक नहीं की थी। तो वकला जो हैं इनके उनको समझ जाना चाहिए था कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्दीक नहीं की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पे पहले ज़मानत नहीं इनकी दी थी, तो वकला को मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी इधर आने की, लेकिन उनका ख्याल था कि चूँकि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में ये कहा था कि आइंदा अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है तो वो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि अगर उनकी कोई ऐसी एलिमेंट नहीं है जो कि बहुत ख़तरनाक हो तो फिर उनको नहीं जाना चाहिए था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वकला से एक एरर हुआ है, उन्होंने एक चांस लिया था अपनी तरफ से, लेकिन बेहतर होता कि अगर इस केस को वो मेरिट्स पे टेकअप करते और अभी भी इस पे जो मेरिट्स हैं इनको पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स उठाने चाहिए ताकि लीगल जार्गन में बात हो, बजाय इसके कि इस तरह की चीज़ें की जाए। जिस तरह के आपने देखा होगा कि बिल्कुल यही सूरत हाल हुई थी जब स्पेशल कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को बुलाया, तो वो एकदम वो वहाँ पे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वहाँ पहुँच गए और फिर उन्होंने इलाज शुरू करा दिया और वहाँ भी यही बात की गई कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। तो कोर्ट्स को मैं समझता हूँ कि फेस करना चाहिए, और अगर वकला को आपने एंगेज किया है तो वकला को चाहिए कि मेरिट्स पे केस लड़े। ये हीले बहाने करने के लिए वकला को एंगेज करने की फिर ज़रूरत क्या है? और वकला को भी अपने रोल का अंदाज़ा होना चाहिए कि उनका काम ये नहीं है कि वो इस तरह से लॉ से हटके और एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स लेना शुरू कर दें। मतलब ज़ाहिर जो दलाइल थे वो भी कभी वर्ल्ड कप से कभी दूसरी जो पुरानी गाड़ी है उसकी मिसालें देकर वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। आप समझते हैं कि अदालत के लिए मुश्किल था और कानूनी जो गुंजाइश है उसके लिए भी मुश्किल था और प्रेसिडेंट से उसके तहत भी मुश्किल था या नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दी जाती, और बेहतर है कि एवनफील्ड में जो मेरिट पर बात हुई थी तो जो अपील है केस की उस पर ज़्यादा फोकस करे नून लीग, क्योंकि आज मरीम नवाज साहिबा ने भी बड़ा ट्वीट किया कि याद रहे जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है जुल्म का नहीं। केस की मेरिट पर फोकस हो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बीमारी को बुनियाद बनाकर जमानत लेने की बार बार कोशिश हो फिर अपीलों में जाया जाए। मेरिट पे जी इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि वकला जो हैं वो ले सकते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहुत मुश्किल होगी कि अगर वो इस तरह की मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर आज ज़मानत देना शुरू करें तो फिर तो बहुत सारे लोग उठ के तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो इकट्ठी करके ले आएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरह का जुडिशल प्रेसिडेंट नहीं सेट हो सकता जिससे कि एक किस्म का लॉ जो है वो इतना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल हो जाए कि वो जिस तरह से इंग्लिस्तान में था कानून जुडिकेचर एक्ट से पहले जहाँ पे कहा जाता था कि एक्विटी वेरीज विद द फुट ऑफ द चांसलर, तो जजेस जो हैं इस कदर स्वाबदीद एक्सरसाइज करना शुरू कर दें कि फिर वहाँ पे कोई यार्डस्टिक ही ना रहे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला इस हद तक मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है, और इसमें जो बहुत सारे इनको लीगल पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो उठाने चाहिए, और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसमें। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स के जो केसेस हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और फिर उनको बाहर की हुकूमतें या बाहर के जो ममालिक हैं या बाहर की जो इन्फ्लुएंशियल शख्सियात हैं, जब वो उनको वहाँ पे असाइलम देती हैं या असाइलम ना भी दें तो उनका टेक केयर करती हैं, तो बहुत सारा पैसा जो है वहाँ से भी वो उनको मिल जाता है। ये कोई उस तरह से
मैं नहीं समझता जो एक आम तासुर है कि जी चोरी का पैसा है या करप्शन का पैसा है, लेकिन लोग छुपाते हैं, बताते नहीं है। जनरल मुशर्रफ बड़े कैंडिड थे, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास जो कुछ चीज़ें थी वो मुझे वहाँ से, वो बादशाह सलामत से मेरा ख्याल है वो एक दो किंग का नाम लिया उन्होंने कि वहाँ से मुझे मिल गई थी, और मैं लिहाजा मैं उसलिए मैंने अफोर्ड कर सकता था बाहर रहना, ऑन माई ओन मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो अगर जनरल मुशर्रफ को बाहर के जो लोग हैं, जब पाकिस्तान से बाहर ये लोग चले जाते हैं, इनको मुल्क से जाने को कहा जाता है, तो फिर इस तरह का बहुत सारा लोग लुक आफ्टर करते हैं इनको, और इनको बता देना चाहिए वो पैसा, वो बताते नहीं है। इस पर भी कानून साजी होनी चाहिए कि आया अगर बाहर आप असाइलम लेते हैं तो वो असाइलम जो है क्या वो गैर कानूनी है, और अगर बाहर आपको कोई आपका कोई टेक केयर करता है और आप उन हालात में जब मुल्क में नहीं होते और आपके लिए मुश्किल होता है कि आप मुल्क से अपनी पैसा निकलवाएं या आपके ख़िलाफ़ सियासी केसेस चल रहे होते हैं, तो उन हालात में आप बाहर क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया। इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मेरिट पर चाहिए नवाज शरीफ साहब के वकला को कि अब कोशिश करें उनका केस लड़ने की। बीमारी के ग्राउंड पर अदालतों में गुंजाइश नहीं है कानूनी तौर पर कि वो उन्हें रिलीफ दे सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।